हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं सीटेट के लिए ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि 2018 दिसंबर 2018 में पूछे गए थे। ये पेपर जो है वो पेपर 1 1 to 5 के लिए था। इसमें क्वेश्चन नंबर जो सीरियल है वो 61 to 75 है। टोटल 15 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गोवा विथ रिस्पेक्ट टू बिहार। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है कि बिहार के रिस्पेक्ट में जम्मू एंड कश्मीर और गोवा की डायरेक्शन क्या है। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हमें जरूरी है कि हमारे दिमाग में मैप हो, इंडिया का मैप। तो चलिए देखते हैं। ये रहा आपका बिहार। अब देखिएगा, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ऊपर में पता है कि आपको क्या होगा, नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, यहाँ क्या होगा, ईस्ट, और इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। देखिएगा, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर कहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ पर है। तो ये आपका कौन सा एरिया हो जा रहा है, ये आपका हो जा रहा है साउथ, सॉरी, वेस्ट नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है। गोवा कहाँ आपका है, गोवा यहाँ पर है। तो गोवा आपका कौन सा डायरेक्शन में हो जा रहा है, ये आपका हो जा रहा है साउथ वेस्ट। तो जम्मू एंड कश्मीर की जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट, और जो गोवा की डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी साउथ वेस्ट। देखिए आंसर कहाँ पर आ रहा है। देखिए पहले क्या था, तो देखना, ये भी हमें देखना है कि पहला कौन सा स्टेट के बारे में कहा जा रहा है, जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर का जो लोकेशन था वो था आपका नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट हो गया, बिल्कुल ठीक है। और गोवा के लिए क्या था, साउथ वेस्ट। तो आंसर हो जाएगा क्या, 3। अगर मान लेते हैं साउथ वेस्ट को पहले लिख देता और नॉर्थ वेस्ट को बाद में लिखता तो ये आंसर नहीं होता। ठीक है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि जो स्टेट पहले बोलेगा उसका आंसर पहले आएगा, जो बाद में बोलेगा सो बाद में आएगा। ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 62। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल बी द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन विल बी द स्लोवेस्ट। कौन सी प्रक्रिया में जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है जो सबसे धीमी होगी, सबसे धीमी होनी है। देखिए वाष्पीकरण कब होता है उसको पहले समझते हैं। पहले क्या है ऑप्शन, देखिए, बोथ द सरफेस एरिया एंड द टेम्परेचर इंक्रीज, यानी सरफेस एरिया और टेम्परेचर दोनों को बढ़ा दें हम। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, ये रहा गिलास, गिलास में पानी है। अब इसे सरफेस एरिया बढ़ाना है, इसको हम किसी प्लेट में, तस्तरी में पानी को डाल देते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इंक्रीज कर रहा है। तो बोल रहा है क्या कि सरफेस एरिया को हम बढ़ा दें, तो जैसे ही सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे ना तो एवोपोरेशन फास्ट हो जाएगा। ठीक है। और टेम्परेचर बोलता है, टेम्परेचर को भी फास्ट कर देंगे, यानी मान लेते हैं यहाँ पर 45 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मान लेते हैं 55 डिग्री सेल्सियस कर दे रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा और सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो एवोपरेशन इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन यहाँ क्या करना है, स्लो करना है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए कि यहाँ पर इंक्रीज ना होकर डिक्रीज होता। तो ये आंसर 4 में है। देखिए, बोथ सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर डिक्रीज, यानी घटा दें, यानी अगर तस्तरी में है तो उसको गिलास में डाल दीजिए, कम एरिया होगा, एवोपरेशन यहाँ से कम होगा। और 55 डिग्री है, उसको घटा करके 45 कर दीजिए। तो जब ये दोनों घटेगा तो क्या कहते हैं, एवोपरेशन भी घट जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्लेस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, स्थान, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति की समझने की क्षमता किसमें होगा। तो देखिए डायरेक्शन स्किल में दिशा आएगा सिर्फ। मैपिंग में क्या कहते हैं, मैप के स्किल में हम लोग दो चीज देखते हैं कि अभी हम लोग को देखो मैप मैप देखा तो मैप में क्या था, मैप में डायरेक्शन भी देख रहे थे और जगह भी देख रहे थे, और क्या कहते हैं, दूरी भी समझ में आती है कि बिहार से राजस्थान की दूरी क्या है। ये तीनों चीज जो है वो मैप में है, डायरेक्शन में नहीं। पोजीशन में किसी एक जगह का, ग्राफ में, ग्राफिक स्किल में अगर वो बार ग्राफ है या अलग चीज है तो वो सिर्फ उसमें ये तीनों चीज एक साथ नहीं आती, डिस्टेंस तो बिल्कुल भी नहीं आता। नेक्स्ट, विच नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क recommend the environment study to be taught at the integral circular area at the primary level। प्राइमरी लेवल पर किस एनसीएफ में
ईवीएस को एक साथ इंटीग्रेटेड तरीके से, एकीकृत तरीके से पढ़ाने की चर्चा की गई है। तो ये बात की गई थी एनसीएफ 2005। देखिए, सबसे पहले एनसीएफ 1975 में आया, उसके बाद फिर 1988 में आया, उसके बाद फिर 2000 में आया, उसके बाद 2004 में आया। इसमें क्या कहा गया था कि आप साइंस और सोशल साइंस को अलग-अलग ना पढ़ा करके दोनों को कंबाइंड करके पढ़ाएं। इसको ईवीएस नाम दिया गया, क्लास 2 से लेकर के क्लास 5 तक। तो ये इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाने की बात जो 2000 में ही की गई थी, फिर उसको बढ़ा करके फिर 2005 में फिर उसको और डिटेल से बताया गया इसमें। लेकिन बात जो स्टार्ट हुई वो 2000 में हुई, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन हैज द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन हिंदी में बोलते हैं, क्या कहते हैं आपका, स्थानांतरित खेती। स्थानांतरित मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाना। इसको हम लोग झूम कृषि, झूम एग्रीकल्चर भी कहते हैं। ठीक है, हम लोग इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। हम इसको फायर फैलो भी कहते हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड है जो कि आपके नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में की जाती है, जहां पर किसी एक एरिया में खेती की जाती है, और जब उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है तो वहां पर शिफ्ट कर जाते हैं, स्थानांतरित कर जाते हैं किसी दूसरे जगह पर, और इस एरिया को आग लगा दी जाती है, या अगले जगह पे जाते हैं तो वहां आग लगाते हैं, और वहां की जो जलने के बाद जो राख बच जाती है उसको हम लोग उसी की मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे कि उर्वरक शक्ति बढ़ती है। तो एक जगह से दूसरी जगह पर की खेती को शिफ्ट कर जाना, आग लगा के उस एरिया को साफ करके वहां पे खेती करना, तो इसको हम लोग कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये आपका कहाँ होता है? इस एरिया में कहा जा होता है। तो ये एरिया जो है वो आपका नॉर्थ का एरिया है। ठीक है, और ईस्ट में है ये, और ऊपर का हिस्सा नॉर्थ है, तो उसको नॉर्थ ईस्ट के हिस्सा में हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हाइड्रो पावर जनरेशन से रिलेटेड इसमें कौन सी बात सही नहीं है? हाइड्रो पावर जनरेशन मतलब कि भाई डैम्स के थ्रू पानी को रोक करके, पहाड़ है मान लेते हैं, ठीक है, रास्ता बना दिया गया, पानी को रोक दिया गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है, तो इसमें कौन सी बात सही नहीं है? तो देखिएगा, जब हम किसी भी जगह पर डैम बनाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आता है? ठीक है, पहला प्रॉब्लम आता है कि मास एरिया में, बहुत बड़े एरिया में पानी का जमाव होता है, तो वहां पर जो जानवर रह रहे थे, जाहिर सी बात है कि उनको माइग्रेट करके किसी दूसरी जगह पर चले जाना होगा। उसके बाद जो इंसान रहेंगे वो भी कहीं और जाएंगे। वहां पर क्या कहते हैं, जो परिंदे होंगे, जानवर होंगे, जो वेजिटेशंस होगा, जो पेड़ पौधे होंगे, वो भी इससे इफेक्टेड हो जाएंगे। तो यहाँ से कई लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसके बारे में कौन सा सही नहीं है? पहला, डैम इनकरेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ बोलते हैं उसको, कि यानी वैसा डेवलपमेंट, वैसा विकास, वैसा ग्रोथ, तो ग्रोथ तो हो लेकिन किसी तरह का पर्यावरण में प्रॉब्लम ना वो क्रिएट करे। तो डैम्स बनाने में हम ये क्या कहते हैं, विकास तो करते हैं, लेकिन हम ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है, इसीलिए इसको हम सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं कह सकते। सस्टेनेबल डैम इनकरेज नहीं करता, डिस्करेज करता है। ठीक है ना, ये विकास को प्रोत्साहित नहीं, हतोत्साहित करता है। हतोत्साहित करता है, प्रोत्साहित नहीं करता। तो कौन सी बात सही नहीं है? ये बात सही नहीं है, सही नहीं है। ये, अब ये देखिए, ये क्या बोलता है, इट डज नॉट पोल्यूट वाटर एंड एयर। ये ठीक बात है, बात सही है, लेकिन यहाँ कहता है कौन सी बात सही नहीं थी? ये पानी को गंदा नहीं करता। हाइड्रो पावर फैसिलिटी कैन हैव द लार्ज इन्वायरमेंट इम्पैक्ट। ये बात भी सही है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होते हैं, पर्यावरणीय प्रभाव इसमें पड़ते हैं। डैम्स डिस्प्लेस इंडिजेनियस पीपुल, वहां के स्वदेशी लोगों को अपनी जगह छोड़ करके वहां से अलग हटना पड़ता है। तो ये तीनों बात सही था, लेकिन ये बात गलत थी, और हम गलत बात ही हमको ढूंढना था, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? एक।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यार, कौन सा ग्रीन हाउस गैस है या एक से ज्यादा है हो सकता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, वाटर वेपर है, ये सारा आपका है जो मेथेन गैस में आता है, सॉरी ग्रीन हाउस में आता है। नेक्स्ट कहता है कि कोल्ड डिजर्ट जो होते हैं इंडिया में, इन इंडिया नॉट अफेक्टेड बाय द मानसून, वो मानसून से अफेक्टेड क्यों नहीं होते? ठीक है, मानसून किसको बोलते हैं? तो मानसून जो वर्ड आया है वो मौसम शब्द से आया है, ठीक है ना। ये कहाँ से आया है? तो ये आपके जो अरबियन सागर है, अरब सागर है, वहां से जो हवाएं आती है ना, इस हवाओं को हम मौसम कहते थे। मौसम से बना है मानसून, ठीक है। तो ये हवाओं को हम लोग मानसून कहते हैं। ये हवाएं अपने साथ ठंडी हवा लाती है, जो यहाँ पर टकरा करके बारिश करवाती है, ठीक है। तो अब कहता है कि ये कोल्ड डिजर्ट इफेक्टेड क्यों नहीं होते हैं? तो पहले ये समझना है कि कोल्ड डिजर्ट और हॉट डिजर्ट क्या है। तो देखिएगा, राजस्थान जो है, वो राजस्थान आपका जो है वो हॉट डिजर्ट है। लेकिन जो लद्दाख का एरिया है, ये इसको बोलते हैं कोल्ड। ये देखिए, ये हॉट डिजर्ट है, ठीक है। ये हॉट डिजर्ट है। और ये क्या है? ये कोल्ड डिजर्ट है। डेजर्ट उसको बोलते हैं जहाँ सालाना बहुत कम बारिश होती है, बहुत कम, 1-2 मिलीमीटर के आसपास बारिश होती है, उसको हम लोग डिजर्ट के श्रेणी में रखते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, जहाँ बारिश कम होगी वहाँ धीरे धीरे जमीन बंजर हो जाएगी, वेजिटेशन खत्म हो जाएगा। तो जब वेजिटेशन खत्म होगा, भूमि भूमि बंजर हो जाएगी, तो धीरे धीरे उसकी मिट्टी धीरे 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 बालू या रेतीले हिस्सों में या पत्थरों में तब्दील हो जाएगी। इसी को हम लोग डिजर्ट बोलते हैं। तो देखिएगा, ये जो मानसून की हवाएं आती है ना, तो ये हवाएं हवाएं जो है, या यहाँ से जो हवा आती है, या यहाँ से टकराने के बाद इधर रह जाती है, इस एरिया में वो हवा नहीं पहुंच पाती। कोई भी पहाड़ अगर ऐसा है, ठीक है ना, उस पहाड़ को टकराने के बाद हवा, मानसून की हवा इधर ही रह जा रही है, इधर नहीं पहुंच पा रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रेन शेडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए, आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको रेन शेडो बोलते हैं, ठीक है। यानी कोल्ड डिजर्ट इज लाई इन द रेन शेडो ऑफ हिमालय, वो हिमालय के रेन शेडो में रहता है, इसीलिए उस एरिया में मानसून से वो इफेक्टेड नहीं होता। आगे पढ़ लेते हैं बाकी चीज भी। कोल्ड डिजर्ट हैव द हॉट समर एंड द एक्सट्रीम कोल्ड विंटर, बिल्कुल भी नहीं। हॉट समर अगर होगा तो वो तो हॉट डिजर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत बात होगी। एयर इज वेरी थिन इन कोल्ड डिजर्ट, हवा बहुत पतली होती है। ऐसा नहीं है, हालांकि लद्दाख का जो एरिया है वो लैटिट्यूडनल काफी हाई है, काफी ऊंचे पर है, लेकिन ये रीजन नहीं है, ठीक है। कोल्ड डिजर्ट आर एट द वेरी हाई एल्टीट्यूड, बात तो सही है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा था क्या कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? बात ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन मानसून से प्रभावित इसलिए नहीं होते क्योंकि वो रेन शेडो में आते हैं, ठीक है, पहाड़ के दूसरे हिस्सा होगा। तो जब बारिश होगी, हाँ सॉरी, मानसून जब आएगा तो टकरा के बारिश इधर करेगा, इधर नहीं करेगा, इसीलिए वो मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो? ताजमहल को का कलर, उसे संगमरमर का पीला होने का रीजन क्या है? वो है सल्फर डाइऑक्साइड। हु बिल्ड द गोलकोंडा फोर्ट? गोलकोंडा फोर्ट को किसने बनाया था? आंसर हो जाएगा काकतीय डायनेस्टी। देखिए, गोलकोंडा का फोर्ट है, किला है, ठीक है। तो गोलकोंडा दक्षिणी भारत में हैदराबाद नगर के 5 मील पश्चिम स्थित एक किले और ध्वस्त नगर है। इसे शुरू में शेफर्ड हिल कहते थे, या तेलुगु में गोलकोंडा कहा जाता था। काकतीय शासक गणपति देव ने 1199 और 1262 में अपने पश्चिमी क्षेत्र की रक्षा के लिए पहाड़ी की चोटी पर चौकी का निर्माण किया था, चौकी का निर्माण किया था। इसे बाद में गोलकोंडा किला के नाम से जाने लगा। ये ग्रेनाइट की पहाड़ी एक्चुअली है। इसमें 8 दरवाजे बनाए गए थे बाद में। फतेह दरवाजा, बहामनी दरवाजा, मोती दरवाजा, बंजारा दरवाजा, अटन चेरू दरवाजा, जमनी दरवाजा और बोधि दरवाजा, आयकर मक्का दरवाजा। ये एक्चुअली जो इसकी जो दीवारें हैं, आप जो देख सकते हैं इस तरह से, वो चारों तरफ से घिरी हुई हैं, लगभग लगभग 3 मील दूर है। लंबी दीवार है इसकी, काफी बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर वही हो जाएगा आपका काकतीय डायनेस्टी, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट? एक ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा अगर उसकी डेंसिटी 15 ग्राम पर मीटर है, अब वॉल्यूम कितना है? 3 ml है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? मास निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कि हम लोग डेंसिटी को गुना कर देंगे सिंपल वॉल्यूम से, ठीक है, सॉरी। तो 15 या 45 ग्राम, 45 ग्राम से क्या निकल जाएगा? उसका निकल जाएगा मास, निकल जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक स्केलर क्वांटिटी?
ठीक है, स्केलर क्वांटिटी कौन सा होता है? देखिए, दो चीजें उसे पढ़ने के लिए आपको आती हैं। एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर, ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड सिर्फ होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। स्केलर में क्या होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं अदिश राशि, अदिश राशि, अदिश, जिसमें दिशा ना हो, ठीक है। और वेक्टर को क्या बोलते हैं? सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश, दिशा के साथ। तो सदिश राशि में दिशा भी होगा और परिमाण भी होगा। लेकिन अदिश में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? परिमाण होगा, उसमें दिशा नहीं होता। यानी किस दिशा में वो काम कर रहा है वो चीज लिखी नहीं होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? देखिए, वेट, मोमेंटम, ग्रेविटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मास हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इन विच नो लाइट रेज कैन पास थ्रू स्कार्ड, वो चीज जिससे कोई भी रोशनी जा नहीं पाए, ठीक है। तो देखिएगा, हिंदी ज्यादा आसान है समझने के लिए आपके लिए। जहां से कुछ ना गुजर पाए, अपारदर्शी। पारदर्शी बोलेंगे जिसके आर पार आप देख सके, यानी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ट्रांसलूसेंट मतलब ये कोई शीशा है और शीशे को रगड़ दिए थोड़ा सा, तो थोड़ा सा लाइट जा रहा है, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। और जिसे बिल्कुल भी ना जाए, रिफ्लेक्ट कर जाए, उसको बोलते हैं ओपेक, यानी अपारदर्शी। तो जिससे लाइट नहीं जा सके उसको क्या बोलते हैं? उसको अपारदर्शी यानी ओपेक बोलते हैं। ये क्वेश्चन है 64। व्हाट विल बी द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सरफेस ऑन द अर्थ? अर्थ पे उसका वजन क्या होगा? अगर वो चांद पर 10 किलो है, ठीक है। चांद पर 10 किलो होगा तो उसका 6 गुना हो जाएगा, क्या कहते हैं, अर्थ पर, यानी 60 kg हो जाएगा, ठीक है। यानी 1/6 होता है एक्चुअली धरती पर के वजन का चांद पर। तो चांद का 6 गुना हो जाएगा यहाँ पर। आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द सॉल्यूट डिपेंड्स ऑन? रेट ऑफ डिसोल्यूशन कह रहा है। रेट ऑफ डिसोल्यूशन यानी कोई भी पानी या कोई चीज में घुलने की दर, एक विलय की विघटन दर जो है, वो किस बात पर डिपेंड करती है? तो देखिए, सब बात पे लगभग लगभग डिपेंड करती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है वो सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया देखिए, मान लेते हैं कि कोई भी सॉल्यूट है, ठीक है ना। वो अगर इतना बड़ा है, आपको इतना बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर सरफेस एरिया कम होगा तो वो जल्दी घुल जाएगा। मतलब चीनी का कोई दाना है, ठीक है ना, चीनी का कोई दाना है, वो काफी बड़ा है, और एक चीनी का दाना बिल्कुल छोटा सा है। तो ये छोटा दाना जो है वो जल्दी घुलेगा, वो इस सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये चीज कह रहा है क्वेश्चन। तो चलिए, ये 15 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद के क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू।